हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, पीवाईक्यू डिस्कशन के तहत आज 2014 के प्रश्न पत्रों को लेकर के डिस्कशन करेंगे और आज भी विषय वही है, इतिहास और भारतीय विरासत एवं संस्कृति। हालांकि 2014 में भारतीय विरासत और संस्कृति के स्पष्ट तौर पर जो है प्रश्न नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि इतिहास के एक भाग के रूप में जो है संस्कृति और विरासत के प्रश्न रहे, तो जो भी हो उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जाने से पूर्व जो है प्रारंभ करने से पूर्व जो है 2014 के प्रश्न पत्रों का जो स्वरूप है, पैटर्न है, उसको लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 2024 और 2014 के प्रश्न पत्रों में क्या है अंतर है, क्या कुछ अंतर है, इस 10 वर्षों में क्या अंतर हो गया है ना। यहाँ 2024 में 150 और 250 दोनों शब्दों के क्या है प्रश्न हैं, लेकिन 2014 में केवल 150 शब्दों के प्रश्न हैं और प्रत्येक में जो है कितना है 10 मार्क्स है। कुल 25 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना पड़ता था। तो इस प्रकार प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या है, थोड़ा अलग है। इतिहास के प्रश्न हैं और जो है एक दो प्रश्न जो है अगर देखा जाए तो वो क्या है संख्या में अधिक भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न को ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की जो नगर नियोजन प्रणाली थी, है ना, और जो संस्कृति थी अर्थात नगरीकरण की जो संस्कृति थी, वो वर्तमान युगीन नगरीकरण को किस प्रकार इनपुट प्रदान किए हैं। जो वर्तमान में जो नगर है वो किस हद तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित थी। तो सबसे पहले जो नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। ये सबसे बड़ा क्या है ना, जो कह सकते हैं कि जो नगर नियोजन की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहा जाता है, जिसमें जो सड़क है, जो मूल सड़क है, वो क्या होता था ना 90 डिग्री समकोण पर एक दूसरे को काटता था और इसके ठीक किनारे किनारे क्या होते थे, नगरों के घर होते थे। तो ये एक जो प्रणाली है ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जो वर्तमान युग में भी जो है नगरीकरण में देखा जा सकता है। इसके अलावा इन सड़कों के किनारे पर क्या होता था ना, नालियों की स्पष्ट व्यवस्था होती थी, जो आज के संदर्भ में भी यही है कि देखा जाए तो कि नगरों के बगल में क्या होता है ना, नगरों के जो राजपथ होते उसके बगल में आप देख सकते हैं कि नालियों की व्यवस्था होती थी। इसके अलावा जो आवास बने होते थे वो भी एक स्पष्ट ढांचे के तौर पर बनाया जाता था। जो दरवाजे होते थे आवास के वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके जो है क्या होता था अंदर की तरफ खुलते थे और साथ में क्या होता था घर के अंदर ना देख पाए इसके लिए एक दीवार भी बना होता था। तो इस प्रकार आज भी कई घरों में इस प्रकार की प्रणाली देखी जाती है कि आप जब दरवाजे से इन करेंगे तो आपको डायरेक्ट अंदर का रूम नहीं दिखेगा, आपको बीच में एक दीवार मिलेगा और फिर आप लोगों से मिलकर अंदर की ओर जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस नगर की जो संस्कृति थी, अर्थात यहाँ जो व्यापार का अलग अलग विकास था, व्यापार के विकास के साथ साथ जो है अलग अलग क्या थे ना, कारखाने खुले हुए थे। जैसे चानूधड़ो जो था मनके का कारखाना जहाँ पाया गया था। लोथल क्या था ना, एक डॉकयार्ड की तरह काम कर रहा था। तो एक नगर नियोजन प्रणाली में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो देखा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता थी और इसका डेवलपमेंट होने के पीछे जो है व्यापार वाणिज्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण क्या था ना, हाथ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्तमान संदर्भ में नगरीकरण में भी देखा जा सकता है। नगर में जो है व्यापार की चीज़ें जो है अधिक से अधिक जो है होती है, आज भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें बोल सकते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो माप तौल का जो स्टैंडर्ड प्रणाली था जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपनाया गया था, वो चीज़ें जो है नगर में भी अपनाई जाती है। वो भी एक तरह का इनपुट है जिसके कारण नगरीकरण का क्या होता है ना, नगरीकरण जो है एक विशेष स्थिति पर पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं सिंधु घाटी के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर यही है कि सिंधु घाटी की जो नगरीय नियोजन प्रणाली है उसे आपको क्या करना होगा, उठा करके रखना होगा और वर्तमान संदर्भ में उसको दिखाना होगा कि ये चीज़ें हो सकता है जो कि वर्तमान संदर्भ में इसे अपनाया जा सकता है, ताकि क्या हो ना, या हम कह सकते हैं कि उससे प्रेरित होकर के वर्तमान संदर्भ में नगर ऐसे बनाए जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी है जितनी कि वो यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अगर मेंस के प्रश्नों को ठीक ढंग से अगर GS1 की हम बात कर रहे हैं, अभी तक GS1 का पेपर हम लोगों ने डिस्कशन किया, कई वर्षों का पेपर को डिस्कशन किया है ना। तो इनमें आपको अब तक जो है कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि हिस्ट्री में कौन कौन सा वो सेक्शन है जहाँ से यूपीएससी के द्वारा जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के प्रश्न पूछा गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो नगर नियोजन प्रणाली है उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। साथ में गांधार कला को लेकर, तो देखिए यहाँ गांधार कला को लेकर के पूछा गया है, मूर्ति कला को लेकर के। तो गांधार मूर्ति कला या गांधार शैली जो क्या है ना, एक भारतीय विरासत और संस्कृति के प्रश्न से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जाता है। अब गांधार कला को बार बार पूछने के पीछे क्या कारण है ना, गांधार कला में क्या है, दोनों एक तो भारतीय प्रभाव, साथ में जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनान और रोम का भी प्रभाव पाया जाता है। तो इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, कभी जो कहा जाता है इंडो ग्रीक भी कहा जाता है ना, ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। तो इन सब के कारण जो है गांधार कला क्या है, विशेष हो जाता है। अर्थात एक तो भारतीय प्रभाव भी देखा जाता है, साथ में विदेशी प्रभाव भी इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो गांधार मूर्तिकला जो है वो क्या है, ऋणी है रोम और यूनान। रोम की अगर कला की रोम के ऊपर ऋणी है, इसका अर्थ ये हो गया कि रोम कला का भी प्रभाव जो है गांधार कला में देखा जा सकता है, जहाँ यथार्थ का चित्रण किया जाता है। साथ में यूनानियों की अगर बात करें तो यूनान में जो है मानव शरीर की सुंदरता पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों का बनाना, लहरदार बालों का बनाना, मूंछों का निर्माण करना। तो ये जो सौंदर्यता पर ध्यान जो यूनानियों के द्वारा दिया गया, वहीं रोम का जो कला है वो क्या है, यथार्थ का चित्रण अधिक से अधिक किया गया। इन दोनों का जो समृद्ध प्रभाव है वो गांधार कला में देखा गया, और कहा जाता है कि गांधार कला के द्वारा जो है बौद्ध मूर्तियों का, बोधिसत्व के मूर्तियों का, उनमें से अधिक मैत्रेय के मूर्तियों का जो है अधिक से अधिक क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि गांधार कला केवल यूनान का से नहीं है, बल्कि ये रोम और यूनान दोनों का क्या है ना, एक तरह से ऋणी है। ठीक है, और यूनानी जो प्रभाव है वो इस प्रकार है कि यूनानी देवता अपोलो के समान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाता था। तो ये प्रश्न पूर्व में भी जो है पूछा गया है, आप PYQ डिस्कशन में जा करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, 2 प्रश्न हो गए, दोनों प्रश्न का जो क्षेत्र है आपने देख लिया। तीसरा प्रश्न जो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, और जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वान जो है व्यक्ति संबंधित थे। उनकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उनकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता था। इसका अर्थ यह है कि तक्षशिला, यहाँ पर प्रश्न में जो है कुछ बातें आपको जो है यूपीएससी के द्वारा बता ही दिया जा रहा है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो क्यों फेमस हुआ था ना। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण जो है वो क्या था, फेमस हुआ था। तो उसकी रणनीतिक अवस्थिति कहाँ थी, चूँकि वो भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में था। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी, वहाँ से कई व्यापारिक मार्ग भी गुजरते थे। तो इन रणनीति स्थिति होने के कारण जो है क्या है, तक्षशिला का महत्व काफ़ी हो जाता था, और जो भी आक्रमण हुआ है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हुआ है। तो जो कोई भी आक्रमणकारी आते थे उन्हें सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या होता था, उनको तक्षशिला यूनिवर्सिटी उन्हें दिखता था, या वहाँ पर उनका समागम भी होता था। तो इस प्रकार एक मिश्रित कल्चर है जो है तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में रहता था। तो तक्षशिला की स्थिति के कारण जो है क्या था, ये काफ़ी फेमस था, जो यूपीएससी भी आपको बता रही है। आपको इस संदर्भ में लिखना है, दो 4 लाइन या 5 लाइन आपको इसमें लिखना है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये नालंदा के विपरीत जो है इसे आधुनिक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी क्या था ना, काफ़ी चर्चित था, है ना। उस समय इसका जो अभी भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन कह सकते हैं या स्थिति कह सकते हैं वो क्या है, उत्तर पश्चिमी का एक दरवाजे की तरह था जहाँ से भारत में प्रवेश किया जाता था। जब यहाँ पर जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तब
तक्षशिला की स्थिति क्या थी न, तक्षशिला एक चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा केंद्र भी माना जाता था। अगर बात करें कि यहाँ से कई महान जो है व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त किया था, जिनमें पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, कौटिल्य के बारे में तो कहना ही नहीं है। संपूर्ण मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में कौटिल्य की भूमिका पाई जाती है। उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य जीवक जो कि आयुर्वेद के क्या माने जाते थे, ज्ञाता माने जाते थे। कौशल राज, प्रसन्नजीत, इन सभी ने जो है क्या है तक्षशिला से क्या किया था, शिक्षा प्राप्त किया था। तक्षशिला की स्थिति क्या थी, यहाँ कोई वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और ना ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था, है ना, और जो पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं की गई थी। यहाँ शिक्षक जो है स्टूडेंट को देखते हुए, उसके इच्छा शक्ति को देखते हुए उसका क्या करता था, उस पाठ्यक्रम का समय निर्धारित किया जाता था। साथ में कहा जाता है कि यहाँ विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि भी जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये जो है विश्वविद्यालय था। यहाँ कई विद्याएँ खास करके जो है यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था, लेकिन नालंदा की तरह जो है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो है 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। यहाँ भवन, स्तूप, विहार जो है वैज्ञानिक योजना के आधार पर बनाए गए थे। अर्थात यहाँ जो नालंदा का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था ना, एक विश्वविद्यालय की तरह बनाया गया था। विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे थे। व्याख्यान के लिए जो है 300 छोटे छोटे कमरे थे। अपने स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, टीचर प्रोफेसर्स के लिए क्या व्याख्यान देने के लिए रूम बनाए गए थे। तो एक जो ढांचागत स्थिति है वो नालंदा में प्राप्त होता है ना, और जबकि तक्षशिला में ये स्थिति नहीं थी। तक्षशिला बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो तक्षशिला का जो नाम था स्पष्ट तौर पर यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। और सबसे ज़्यादा कारण ये था कि इसकी जो स्थिति थी उत्तर पश्चिमी का, जो हम कह सकते हैं कि ये क्या था ना, गेटवे के तौर पर काम करता था। तो जिसके कारण इसका महत्व था, व्यापारिक मार्ग बगल में होने के कारण इसका महत्व ज़्यादा था। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण नालंदा को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। वही तक्षशिला को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा जो है आधुनिक अभिप्राय में जो है विश्वविद्यालय नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई थी? तो ये भी वही प्रश्न है जो कि तक्षशिला के बारे में कहा जा रहा है ना। बस इसमें क्या है, युद्ध के संदर्भ में किसी स्थान की विशिष्टता को जाहिर किया जा रहा है और वहाँ जो है किसी विश्वविद्यालय की विशेष स्थिति के कारण जो है उस विश्वविद्यालय की विशिष्टता को जाहिर किया जा रहा है। दोनों प्रश्न का जो प्रकृति है वो एक ही है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। पानीपत की स्थिति क्या है ना, पंजाब के क्षेत्रों में जो है पानीपत है और यहाँ कृषि, आसपास का जो क्षेत्र है वो कृषि से भरपूर है। साथ में इसके बगल में क्या है ना, इसके बगल में आपको ग्रैंड ट्रंक रोड भी है। तो पानीपत दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जो है पानीपत से दिल्ली की दूरी जो है काफ़ी कम है। तो अगर युद्ध जो है अगर कोई युद्ध होता था उसे पानीपत में ही क्या कर लिया जाता था, रोक लिया जाता शत्रुओं को। अगर कोई पानीपत में विजय हो जाता तो वो सीधे क्या हो सकता था, दिल्ली में आ सकता था। ग्रैंड ट्रंक रोड होने के कारण क्या होता था ना, यहाँ जो है युद्ध के सामान जो है पहुँचाए जा सकते थे। तो इस प्रकार कुछ विशेष सुविधा होने के कारण जो है पानीपत में काफ़ी युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध जो है क्या है पानीपत में लड़े गए। पहला युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, फिर अकबर के द्वारा लड़ा गया और फिर तीसरा जो युद्ध है जहाँ मराठों की हम लोगों ने देखा कि मराठों की जो सर्वोच्चता थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार पानीपत का जो क्षेत्र है वो ठीक उसी प्रकार क्या है ना, इसकी स्थिति के कारण ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से दिल्ली की जो दूरी है वो काफ़ी क्या था, कम था। जिसके कारण क्या था ना, यहाँ जो है जो शासन करते थे वो इस क्षेत्र में इसी एरिया में क्या करना, युद्ध करना पसंद करते थे ताकि उनका सामान अधिक से अधिक वहाँ पर पहुँचाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कुछ है। सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष हिंदू मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। तो सूफी और मध्यकालीन जो रहस्यवादी सिद्ध पुरुष थे या संत थे, उनके जो विचार थे वो एक तरह से दर्शन थे, या सूफी या जो संत थे वो एक तरह दार्शनिक ही कहलाते थे।
हालांकि उनका सिद्धांत क्या था ना, एक ईश्वर पर वो ध्यान देते थे, प्रेम भावना पर वो ध्यान देते, मानवता पर वो जोर देते थे। साथ में उन्होंने जो है कुरीतियों पर प्रहार भी किया है ना। कुरीतियों को उन्होंने जो है दूर करने कुरीतियों को उन्होंने जो है कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो रास्ते अपनाए जाए वो नहीं कर पाए। अर्थात उनके पास कोई विकल्प के तौर पर वो जो है समाज के व्यक्तियों के सामने नहीं रख पाए, जिसके कारण क्या होगा, जो सुधार उन्होंने वचनों के माध्यम से या प्रवचनों के माध्यम से दिया वो जो है पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं हो पाया। अर्थात वे जो विचार और जो रीतियाँ है जो है वो जो परिवर्तन करना चाहते थे वो पूर्ण रूप से क्या है वो सफल नहीं हो पाया। साथ में सूफी और मध्यकालीन जो संत पुरुष थे उनका जो विचार है वो भी क्या था, वो क्या था ना, वो समझने के लिए था, लेकिन वो मूल रूप से कह सकते हैं कि रहस्यवादी होने के कारण जो है आम जनों से थोड़ा क्या था उस दूरी थे, विचारों से क्या हो जाता था, दूरी हो जाती थी, जिसके कारण भी क्या था ना वे धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन करने में क्या हो गए, विफल हो गए। उनकी सफलताओं का जो क्षेत्र था वो क्या था, बहुत सीमित था। तो इस प्रकार सूफी और मध्यकालीन जो रहस्यवासी सिद्ध पुरुष है उन्होंने जो है समाज में जो रीतियों पर प्रहार तो किया, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से जो है उन्हें जो है सफलता प्राप्त नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक क्या करना है, परीक्षण कीजिए। 18वीं सदी के मध्य से, तो 18वीं सदी के मध्य से अगर हम कहेंगे कि 1757 से अगर हम कहेंगे तो 1757 के बाद जो है आपने देखा कि पलाशी के युद्ध के बाद की घटनाओं को लिया जा रहा है। उसके बाद पलाशी के 1757 से लेकर जो है 1813 तक, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब तक भारत का व्यापार था तब तक अलग प्रकार के व्यापार होते थे। उस समय लूट खसोट क्या है बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ से भारत से कई चीज़ें जो है निर्यात होता था। लेकिन 1813 के बाद स्थिति क्या है, बदल गई और जो है व्यापार का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो है भारत में व्यापार जो है वो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके हिसाब से होने लगा। अर्थात ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति का कारण जो वस्तुएं बनती थी वो वस्तुएं जो है यहाँ जो है भारतीय बाज़ार में आते थे और फिर यहाँ क्या होता था ना, वो बिकते थे। और इससे जो है इन वस्तुओं के साथ जो भारतीय देसी जो वस्तुएं जो कुटीर उद्योग है उनके साथ वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनका ह्रास भी हो गया। तो यहाँ एक प्रश्न और छुपा हुआ है कि जो आर्थिक नीति और शोषण के कारण जो कुटीर उद्योग का ह्रास हुआ उसका भी क्या कर सकते हैं आप, समालोचनात्मक परीक्षण कर सकते थे, इसी प्रश्न के अंदर में रखकर कर सकते हैं। तो 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी वो 1813 के बाद जो है जब वो ब्रिटेन के हाथों में चला गया तो वो नीतियाँ क्या हुई, औद्योगिक क्रांति के कारण बदल गया था और यहाँ अब निर्यात से ज़्यादा आयात अधिक होने लगा था। अर्थात ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो वस्तुएं बनी वो अब भारतीय बाजार में मुक्त व्यापार नीति के कारण क्या है ना बिकने लगे और इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो भारतीय कुटीर उद्योग है उनका क्या हुआ, बहुत ह्रास हुआ या हानि हुआ, वह धीरे धीरे जो है क्या होने लगे ना, वे खत्म होने लगे। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्न है जिनको लेकर के डिस्कशन किया गया और वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्नों को अभी छोड़ा जा रहा है, उसके लिए जो है अलग से जो क्लास लाया जाएगा। और आई होप अभी तक जो कुछ जितने वर्षों के प्रश्नों को डील किया गया है इससे एक बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी के द्वारा कौन कौन से सेक्शन को जो है इम्पॉर्टेंट बना करके जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो कला और संस्कृति की दृष्टि से गांधार कला को लेकर के प्रश्न पूछा गया हो या बौद्धों के बौद्ध स्तूप को लेकर के प्रश्न पूछा गया हो, है ना। इसके अलावा आंदोलन के तौर पर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के हो, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में जो वैचारिक भिन्नता, गांधी जी और जो बी आर अम्बेडकर के बीच में जो वैचारिक भिन्नता, इनको लेकर के प्रश्न पूछा गया हो। तो कुछ ऐसे प्रश्नों को तभी आप डील कर पाएंगे जब अधिक से अधिक क्या करेंगे, PYQ डिस्कशन करेंगे और उस पर नोट्स बनाएंगे। तो अधिक से अधिक PYQ का क्या करें, हल करें और नोट्स बनाएं, क्योंकि यही PYQ जो है आपको क्या करेगा, आपके मेंस को सफल होने में जो है आपका एक
जो है क्या बनाएगा ना, रास्ता बनाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए PYQ डिस्कशन के लिए और क्लासेस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।